जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस अप पर। हमने आपसे कहा था कि घटना चक्र की जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे चैनल पर बताए गए कॉन्टैक्ट नंबर 9628600060 पर कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग घटना चक्र की जितनी भी प्रीवियस ईयर की बुक्स है उसमें चैप्टर वाइज एक एक वीडियो हम आपको प्रदान करेंगे और उसके जो पीसीएस है, पीसीएस के जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं एक एक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। और आज हमारा टॉपिक जो है, जो बुक्स है वो भारतीय राज्य व्यवस्था है। और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम प्रारंभिक तौर पर देखेंगे तो पहला चैप्टर जो आता है भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास। संविधान लागू हुआ, लेकिन लागू होने की पूर्व जो शासन अंग्रेज़ों द्वारा हमारे ऊपर किया गया, समय समय पर कंपनियों द्वारा एक्ट आया और समय समय पर जो ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे ऊपर एक्ट लागू किए उनकी चर्चा करेंगे कि क्या योगदान था संविधान में उन एक्टों का। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, चाहेंगे तो चैप्टर वाइज मिल जाएगी, चाहेंगे तो पूरी सीरीज मिल जाएगी, जैसा चाहेंगे आप इस 9628600060 पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसके पहले अध्याय पर देखते हैं। तो भारत का संवैधानिक इतिहास जो है वह दो रूपों में पढ़ा जाता है। भारत का संवैधानिक इतिहास शुरुआत में पता है कि जो कंपनियां आई थी, ब्रिटिश कंपनियां, जितनी भी कंपनियां थी यूरोप की वो सब आई थी। जैसे ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, पुर्तगाली थे, अंग्रेज़ थे, डेनिश थे, फ्रांसीस थे, स्वीडिश थे, ये सारे लोग आए। लेकिन अंततः अंग्रेज़ों का प्रभुत्व भारतीय शासन व्यवस्था पर और यहाँ की आम जनता पर पड़ा। तो उन्होंने उस शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए समय समय पर जो एक्ट पारित किए वह आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है और वहाँ से प्रश्न आता है। आइए देखते हैं कि कितने प्रकार के प्रश्न आए हैं और कौन कौन से प्रश्न आए हैं। एक एक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं चैप्टर वाइज। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे संवैधानिक इतिहास के कालक्रम में इसे दो रूपों में बांटा जाता है। पहला कंपनी का चार्टर है और दूसरा 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने जब भारत की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम तक। यानी एक बार हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 चार्टर अधिनियम तक चर्चा करेंगे। दूसरे कालखंड में हम 1857 की बाद यानी 1858 से 1947 तक के मध्य की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से एक्ट आए। प्रारंभ में आप देखेंगे इसमें तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था इसके बारे में बताया गया है। छोटा सा दस्तावेज इन्होंने दे रखा है। आइए देखते हैं कि क्या दस्तावेज है। और जो ये दस्तावेज है वो पूछे गए प्रश्नों का सार है। इन्होंने कोशिश किया है कि छोटे से दस्तावेज में हम इसको समाहित कर सकें। आइए एक बार देखते हैं कि क्या इन्होंने दिया है। देखेंगे तो इनका है, ब्रिटिश संसद ने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया उनको। इसके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आ सकता है। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग तथा मानसन वारवेल जो है वह काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। 4 जो है वह क्या है, 1 2 3 और ये वारेन हेस्टिंग, कुल मिलाकर के कितना, 4 सदस्य। आगे देखेंगे कि बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी में सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार कर दिया गया। इसे प्रमुख मामलों यथा जैसे विदेशी मामले में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी के अधीक्षण करना था। इसी के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है।
स्थापना 74 में होती है, लेकिन जो एक्ट था वो 1773 का एक्ट था। इसके बाद जो आता है वो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जो 1784 में आया था, जिसमें व्यापारिक मामले तथा राजनीतिक मामले के कार्यों को पृथक करना था, और उसके लिए एक कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना करनी थी। और वह हुआ भी किस एक्ट के तहत? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। देखेंगे तो व्यापारिक मामलों के लिए और राजनीतिक मामलों के लिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दो जो है कंट्रोल करने की एजेंसियां बनाई गई। आगे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इसमें दिया हुआ है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें नहीं दिया हुआ है। 1786 अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, तथा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। मतलब गवर्नर जनरल कौन होगा? अब प्रधान सेनापति कौन होगा? वह गवर्नर जनरल होगा। ये इतनी बातें क्लियर हुई। आगे इन्होंने दे रखा है इस एक्ट में, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। जो गवर्नर जनरल था, ये अधिकार प्राप्त करने वाला, कौन सा अधिकार प्राप्त करने वाला? जो नीचे लाइन में लिखा हुआ है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान करने हेतु जो गवर्नर जनरल इससे लाभान्वित हुए वह कौन थे? वह लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। आप देखेंगे यहाँ पर इनका नाम छपा हुआ है। उसके बाद आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा कंपनी के अधिकार जो पत्र था उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि कंपनियां वहाँ पर भारत में व्यापार करने आती थीं और व्यापार करने का उद्देश्य था, लेकिन वो ब्रिटिश संसद से अनुमति पत्र प्राप्त करके यहाँ पर आती थी कि हमें इतने दिनों के शासन के लिए भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार के उद्देश्य से हमें प्रमाण पत्र प्रदान कर दीजिए। तो जो ये एक्ट था वो 20 वर्षों के लिए क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। और इसके तहत 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। इसके तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको जो उनका वेतन बनता था उसे भारतीय भू राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। आया हुआ प्रश्न है क्या कि 1793 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे इनको वेतन आदि देने की व्यवस्था जो कर दी गई वह भारतीय भू राजस्व से 1793 चार्टर अधिनियम के तहत कर दी गई। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जब इसमें 1793 में आप 20 ऐड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक 1813 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? तो 1813 का चार्टर अधिनियम आया। 1813 के चार्टर अधिनियम में शिक्षा पर सबसे पहले 1 लाख रुपए खर्च किए गए और अंग्रेजी जो शिक्षा थी, प्राच्य शिक्षा, वह भारत में प्रवेश की। यानी ईसाई मिशनरियों का आप कह सकते हैं सर्वप्रथम आगमन कहाँ पर होता है? तो 1813 चार्टर अधिनियम एक्ट के तहत होता है। इसमें 2 बातें निकल कर आई। पहला कि 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, तो ये ना प्रतिमाह था ना छमाही था, ये वार्षिक था। क्या था? ये देखिए आया हुआ प्रश्न है। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया 1813 के तहत। 2 बातें हो गई। आगे आते हैं। यद्यपि इसमें एक चीज़ और था कि यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाया रखा। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाया रखा और यह भी अधिकार पत्र 1813 का अधिकार पत्र जो था उसे भी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के बाद 20 करेंगे तो 1833 का चार्टर अधिनियम निकल कर आएगा। तो अगला अधिनियम जो आया था वह 1833 का चार्टर अधिनियम बना। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके तहत यानी इसके पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो बंगाल का ही था, लेकिन जो अब गवर्नर जनरल बनेगा 1833 के एक्ट के तहत वह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, उनको 1833 चार्टर अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल के साथ साथ बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहा गया। 2 प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या बताएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारतीय धर्म जन्मस्थान, देखेंगे भारतीय धर्म जन्मस्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा।
ठीक है, और देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ये तो ऊपर आ ही गया था। और कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य जो थे वह क्या किए गए, वो लगभग समाप्त कर दिए गए, तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, ऐसी प्रेरणा 1833 चार्टर अधिनियम के तहत दी गई। देखेंगे, कंपनी के शासन में व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी। आगे है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य सम्मिलित किया गया था। सर्वप्रथम मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे, कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट की नियुक्ति की योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया तथा 1853 आगे आ गया। कौन सा एक्ट आया, 1853 का चार्टर एक्ट, ये भी आएगा, के द्वारा विधायी शक्तियों की कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करा गया यानी अलग कर दिया गया। विधि निर्माण में गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई। इसे आगे चलकर भारतीय या केंद्रीय कह सकते हैं विधान परिषद का नाम दिया गया या के नाम से जाना गया। सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत यहाँ से की गई, यानी 1853 में सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई। एक फैक्ट निकल कर आया कि 1853 चार्टर अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई। ये सामान्य सा दस्तावेज था। अब आइए इसके प्रश्नों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इनके प्रश्नों पे क्या छपा हुआ है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी का प्रावधान किया गया था। तो सीधा सा प्रश्न है, इसके पहले भी हमने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, लेकिन आया कब, तो सन क्या था, 1774। ये सन भी अलग से पूछा गया है और ये तो जो एक्ट है प्रथम एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह तो पूछा ही गया था। इसकी व्याख्या में आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना सन 1774 में की गई थी। सर एलिजाह एम्पे कौन था, जो मुख्य न्यायाधीश थे वह कौन थे, एलिजाह एम्पे। कई बार प्रश्न आया हुआ है, एलिजाह एम्पे। जो अन्य न्यायाधीश थे वो चैम्बर थे, लेमिस्टर थे तथा हाइड थे। इसमें नहीं दिया हुआ है, आप इसे छाप सकते हैं, चैम्बर, लेमिस्टर और हाइड। ये भी प्रश्न आया हुआ है। और प्रथम जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई सर्वोच्च न्यायालय की 1774 में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसके मुख्य न्यायाधीश एलिजाह एम्पे, अन्य न्यायाधीश चैम्बर, लेमिस्टर एवं हाइड थे। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 पर क्या छपा हुआ है। देखिए प्रश्न संख्या 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या कौन से कथन सत्य हैं। ये देखिए प्रश्न आ गया, पहला जो कूट दिया हुआ है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, ये वाक्य सही है। दूसरा है लेमिस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अभी अभी आपको हमने बताया कौन था, एलिजाह एम्पे थे। कौन था, एलिजाह एम्पे थे, ये नहीं थे। कौन नहीं था, लेमिस्टर नहीं थे, एलिजाह एम्पे थे। इसलिए ये कथन क्या हो गया, गलत। तो कौन सा सही होगा, केवल एक। उत्तर में देखो ए ऑप्शन है, केवल एक सही है, केवल पहला सही है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में सूचियों का मिलान करना है। एक तरफ जो है एक्ट दिया हुआ है और दूसरी तरफ सूची से संबंधित विषय दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 पर ध्यान दीजिए, सुमेलित करना है। जैसे पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तीसरा है इंग्लिश मिशनरियों का भारत में आगमन, जिसमें हमने कहा था शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च हुए, 1813 का चार्टर अधिनियम। नियंत्रण परिषद की स्थापना हमने अब आपको बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई थी नियंत्रण परिषद की स्थापना के लिए। कब हुआ था, तो 1784। नाम भी पूछा गया है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1784, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, यानी 1 में 2, फर्स्ट में 2 ये है और ये है, 2 ऑप्शन चल रहा है। बी में क्या होगा, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यता की नियुक्ति, बी ऑप्शन होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी अभी आपने पढ़ा कब हुआ था, तो नियामक अधिनियम 1773 के तहत, यानी
सॉरी बी में 2 1, बी में 1, ये सी में 3, सी में देख लेते हैं इंग्लिश मिशनरियों का भारत में आगमन, ये 1813 है ना। तो 1813 कहाँ है, ये चार्टर अधिनियम है। सी में 3 चला गया। गवर्नर जनरल की, ये तो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे वही सारी चीज़ व्याख्या में इन्होंने दे रखा है। नियामक परिषद जो रेगुलेटरी अंग था उसके तहत 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट भारतीय जो प्रशासन अधिनियम था वो 1784 के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट था 1813 ईसाई मिशनरियों का, यानी ये देखो ये प्रश्न आ गया प्रश्न के रूप में भी, इंग्लिश मिशनरियों का आगमन भारत में सर्वप्रथम यहाँ पर हो रहा है। 1833 गवर्नर जनरल की परिषद के अनुसार कानूनी सदस्यता की नियुक्ति से संबंधित था, चौथा डी में जो गया था वो सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला देखो प्रश्न संख्या 4, ये है निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। प्रश्न अच्छा है। 1813 चार्टर एक्ट, ठीक है, ईसाई मिशनरियों का आगमन यहाँ पर हो रहा है, एक सही है। जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, यह भी अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। आगे है प्राच्यविद लॉर्ड मैकाले वाला जिसमें विवाद था, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, यह भी अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। यानी 1, 2 एवं 3 तीनों सही है, डी ऑप्शन सही होगा आपका। ये डी ऑप्शन, ये देखो 2018 का ही IAS प्री का प्रश्न यह था आपका। आगे आइए देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। और जब भी PDF की ज़रूरत हो, चाहे जब किसी भी चैप्टर की किसी भी सीरीज की, आप हमारे पास संपर्क कर सकते हैं हमारे बताए हुए WhatsApp नंबर पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहा है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी के साथ व्यापार को छोड़कर, इसको बचाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये हमने आपको बताया था अभी ऊपर जब एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे, तो 1813 चार्टर अधिनियम के तहत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। वापस से प्रश्न आ गया वही 1813 चार्टर अधिनियम के तहत। प्रश्न संख्या 7 देखिए, 7 नहीं है, अब क्या हो गया, जो 1858 से पहले यानी 1773 से 1853 था, यह हमने पढ़ा। इसमें जितने भी PCS से प्रश्न आए हुए हैं उन सारे प्रश्नों पे हमने चर्चा की। अब आगे देखेंगे आप, तो इसमें क्या दिया हुआ है, 1853 के बाद का चार्टर अधिनियम, यानी 1858 यानी 1857 की क्रांति के बाद, जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की शासन प्रणाली को व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर अपना अधिकार यानी अपना प्रभुत्व स्थापित किया, एकाधिकार ब्रिटिश क्राउन ने सीधा नियंत्रण स्थापित किया, तब का देखेंगे। इसमें देखिए एक प्रश्न बचा हुआ है, प्रश्न संख्या 7, वो उसी का है, चार्टर अधिनियम 1813, तो 1853 के पहले का होगा। इसमें देखिए, इसमें प्रश्न है 1813 चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, इनसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सब समाप्त कर दिए गए। ठीक है, समाप्त कर दिए गए। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश राज या क्राउन का प्रभुत्व को सुदृढ़ कर दिया। ठीक है, ये भी सही है। अगला है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, यह गलत है। ये 1857 की क्रांति के बाद जो है 1858 का जब एक्ट आता है तब यह काम होता है, यानी तीसरा गलत है। 1 एवं 2 दोनों सही है। देखो किसमें है, 1 एवं 2 ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है, उसी की व्याख्या किया हुआ है, इससे पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखेंगे जो ब्रिटिश सरकार के शासनाधीन जो भारत में एक्ट पारित हुए ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के बाद देखेंगे। इसमें कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, उसी के आधार पर ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा।
जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। आया हुआ प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत में एक सचिव पद की नियुक्ति की गई, यानी सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों में शामिल होने की शुरुआत हुई। ठीक है, बजट पर बहस प्रश्न पूछने की जो है सलाहियत मिली। आगे इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी की पुनः विधायी तथा देकर जो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति थी उसकी शुरुआत की गई। इसने वायसराय आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। ये अच्छा प्रश्न है, यानी वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान हो रही है? तो 1861 भारत शासन अधिनियम के तहत। और एक प्रश्न है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल जो जारी करता है वह आर्टिकल 213 के तहत जारी करता है। 3 प्रश्न। जो आज राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है आर्टिकल 123 के तहत, ये जो एक्ट लिया गया है, जो ये अनुच्छेद लिया गया है, यह 1935 भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है। आगे अभी मिलेगा आपको। आपातकालीन शक्तियाँ मिल गई। उसके बाद 1892 के माध्यम से केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद भारतीय सदस्यों की वार्षिक बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार, जो प्रश्न पूछने का अधिकार था वह 6 दिन पूर्व नोटिस दीजिए। कितने दिन पूर्व? ये प्रश्न अभी नहीं आया है, आने की पूरी संभावना बन सकती है। कितने दिनों पूर्व वाला? तो 6 दिनों पूर्व आप जो है नोटिस दे करके प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। आगे है, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों की विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों के प्रतिनिधित्व को प्रदान किया गया। इसके प्रथम सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो नियुक्त किए गए थे, यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष यानी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कई बार प्रश्न आया हुआ है, फैक्ट टू फैक्ट प्रश्न आया हुआ है, लाइन टू लाइन प्रश्न आया हुआ है। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषय पर विवेचना करने तथा प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यहीं से हिंदू मुस्लिम विभाजन की नींव पड़ी। हिंदू मुस्लिम, यही वो आधारशिला है। कौन सा? 1909 मार्ले मिंटो सुधार, यही है मुख्य फैक्ट। सांप्रदायिक यानी कैंडिडेट जो होगा वो मुस्लिम होगा, उसे वोट कौन करेगा? मुस्लिम कैंडिडेट ही उसे वोट करेगा। आगे है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसके बाद जो आता है भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की नींव पड़ी। आगे है कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों पर केंद्र तथा प्रांतों पर में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के जो अधीन थे उसके लिए कानून बना सकती थी। आगे था कि प्रांतीय विषयों पर 2 भागों में था, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में क्या क्या आता है आगे हम आपको बताएंगे। हस्तांतरित विषय में क्या क्या आता है, इससे प्रश्न आया हुआ है। सीधा आते हैं अब इसके प्रश्न संख्या 1 पर। हमने देखा कंपनी के चार्टर अधिनियम को, उसके बाद ब्रिटानिया सम्राट के यानी महारानी विक्टोरिया के जो एक्ट थे उनको देखेंगे जब ब्रिटिश क्राउन ने सीधा नियंत्रण स्थापित किया। इसके बारे में छोटा मोटा हमने एक पैसेज पढ़ा के बारे में जो फैक्ट टू फैक्ट जानकारी दी हुई थी उसको पढ़ा, और इसके प्रश्नों को हम अगले वीडियो में आपसे कराएंगे।
तब तक के लिए हम आपसे आदेश चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। और जिसको भी यह PDF चाहिए, आपके मित्रों में, यार दोस्तों में जो भी होगा, उसे हमारा नंबर 9628600060 दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और घटना चक्र और PCS के आए हुए प्रश्नों का तो कलेक्शन हम आपको दे ही रहे हैं, साथ साथ आए 2-4 दिनों के अंदर आपको प्रत्येक दिन डे वाइज करंट अफेयर्स, 15 दिन का करंट अफेयर्स, महीने का करंट अफेयर्स, वीडियो, उसकी PDF, एक दिन की PDF आपको मिलती रहेगी। तब तक आप जो है हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपना सहयोग बनाए रखें। आज के लिए इतना, धन्यवाद। जय हिंद।